आइए दोस्तों, देखिए अभी तक हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर काफ़ी चीज़ों के बारे में स्टडी की है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यूरिया का फॉर्मेशन किया लेबोरेटरी के अंदर, विटल फोर्स थ्योरी पढ़ी। साथ में हमने फिर कार्बन की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, जिसमें कार्बन का एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हमने पढ़ी। उसके बाद हमने हाइड्रोकार्बन पढ़ा, हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन देखा। उसके बाद हमने नोमेनक्लेचर देखा, नोमेनक्लेचर के 3 मेथड देखे हमने। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा IUPAC मेथड है उसके अकॉर्डिंग हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का नोमेनक्लेचर किया। नेक्स्ट हम टॉपिक में आगे बढ़ते हुए अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे एलोट्रोप ऑफ कार्बन्स, यानी कार्बन के एलोट्रोप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है एलोट्रोप। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। देखिए सबसे पहले हम कार्बन के एलोट्रोप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि एलोट्रोप होता क्या है। देखिए हमारे पास कोई भी एक कंटेन है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका नाम A है। अब इस कंपाउंड से मिलकर दो कंपाउंड बनते हैं, इस कंपाउंड से दो कंपाउंड बनते हैं जिसका नाम हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया B और C। यानी अब आप देखिए ये जो B और C जो कंपाउंड है ये दोनों मिलकर कहाँ से बने हैं, A से। यानी इनका जो मेन सोर्स कहाँ से है, A से। तो ये दोनों कंपाउंड एक कंपाउंड से मिलकर बने हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि कभी कभी इन कंपाउंड के आपस में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, आपस में इन कंपाउंड की केमिकल और जो फिजिकल डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। यानी ये मिलकर तो बनते हैं, यानी एक ही कंपाउंड से मिलकर बने हुए, एक ही एलिमेंट से मिलकर बने हुए, लेकिन साथ में इनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज और जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है उनमें डिफरेंट होता है। तो यही कारण, इसी वजह से हम इस दोनों के बीच में, यानी ये दोनों क्या हो गए, एलोट्रोप हो गए। यानी ये बने हुए किस कंपाउंड से, ए से, और इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस है। ठीक है, तो ये ए से ही, एक कंपाउंड से ही मिलकर बने हुए दो कंपाउंड है, लेकिन इन दोनों के आपस में जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो दो आपस में डिफरेंट है, जबकि इनका मेन सोर्स क्या है, ए। ठीक है, तो इसलिए ये जो दोनों कंपाउंड है, यानी ये बी और सी, ये दोनों एक दूसरे के एलोट्रोप कहलाते हैं, एलोट्रोप्स। और ये इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, इस प्रॉपर्टी को हम एलोट्रोपी कहते हैं, एलोट्रोपी। ठीक है, ये चीज क्लियर। उसके बाद जैसे अपन स्टडी कर रहे हैं एलोट्रोप ऑफ कार्बन, यानी कार्बन जो है हमारे पास, कार्बन की हम स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि नेचर के अंदर इस कार्बन से मिलकर काफी ज्यादा एलिमेंट बनते हैं, और इस कार्बन से मिलकर जो एलिमेंट बनते हैं उनके आपस में स्ट्रक्चर, उनके आपस में फिजिकल प्रॉपर्टी काफी ज्यादा डिफरेंट होती है। इसलिए हम कार्बन के एलोट्रोप को इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। तो कार्बन के जो एलोट्रोप होते हैं मेनली टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, यदि कार्बन के एलोट्रोप को हम अगर कार्बन के एलोट्रोप जो है अगर हम उसका क्लासिफिकेशन करें तो मेनली ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइन। और सेकंड जो होता है नॉन क्रिस्टलाइन। यानी कार्बन के जो एलोट्रोप होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन। देखिए क्रिस्टलाइन क्या होता है, क्रिस्टलाइन जो होता है वो स्ट्रक्चर में, जैसे आपने देखा होगा नमक, यानी जो आपने सोडियम जो क्लोराइड है, यानी जो नमक है, सोल्ट, उसको आपने जब हाथों में लिया होगा तो आपने देखा होगा कि वो ऐसे छोटे छोटे से दाने टाइप होता है। जिस तरह से चीनी होती है, शक्कर, जिसे हम शक्कर कहते हैं, तो शक्कर को हमने हाथ में लेके देखा तो वो क्रिस्टलाइज की फॉर्म में होता है। लेकिन नॉन क्रिस्टलाइज जो होता है वो हम उसको कह सकते हैं, उसमें थोड़ी सी चिकनाहट होती है, जैसे कोयला। तो कोयले को अगर यदि हम हाथ में लेके देखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होता है। इसी तरह से काजल जो होता है, काजल को हम हाथ में लेते हैं तो उसमें क्रिस्टलाइज की फॉर्म नहीं होती है। तो इस तरह से क्रिस्टलाइन को हम समझेंगे। क्रिस्टलाइज जैसे आपकी जो सोल्ट वाली, जो नमक वाली, जो चीनी वाली जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम क्रिस्टलाइज एलोट्रोप कहते हैं कार्बन के। और नॉन क्रिस्टलाइज जो होते हैं, यानी उनके अंदर, नॉन क्रिस्टलाइज जो होते हैं उनके अंदर चीनी जैसी या नमक जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है। तो कार्बन के एलोट्रोप को हम 2 टाइप से डिवाइड करते हैं। फर्स्ट क्रिस्टलाइजेशन, यानी उनको तोड़ा जाए तो वो बाद में बुरा बन जाता है।
लेकिन नॉन क्रिस्टलाइज अपर को अगर तोड़ा जा सकता है तो तोड़ते हैं तो उसकी स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंट नहीं आता है, यानी वो एकदम जैसे आप कह सकते हैं चिकनाहट सा होता है। तो फर्स्ट हमने इसको क्लासिफाई किया कार्बन के एलोट्रोप को, फर्स्ट क्रिस्टलाइन और सेकंड जो हमने किया नॉन क्रिस्टलाइन। अब जो क्रिस्टलाइन एलोट्रोप होते हैं कार्बन के वो 3 टाइप्स के होते हैं मेनली, और इन्हीं के बारे में हम चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। फर्स्ट जो होता है वो हमारा डायमंड आप सभी जानते हैं। सेकंड जो होता है वो होता है ग्रेफाइट, और थर्ड जो होता है वो होता है फुलरीन। नेक्स्ट हम नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रोप ऑफ कार्बन लेते हैं, तो उसके अंदर 3-4 टाइप के हम लेते हैं। फर्स्ट लेते हैं कोयल, सेकंड लेते हैं कोक, थर्ड लेते हैं हम जो वुड चारकोल होता है, चारकोल जो होता है वुड चारकोल। सेकंड जो होता है नेक्स्ट एनिमल चारकोल, नेक्स्ट हम कोयल ले सकते हैं, और कोयल के बाद गैस कार्बन, यानी इतने टाइप के, यानी मेनली इसके क्रिस्टलाइज जो एलोट्रोप होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन। और नेक्स्ट जो होते हैं वो होते हैं नॉन क्रिस्टलाइन, जिनमें कोयल, कोक, वुड चारकोल, एनिमल चारकोल और गैस कार्बन अपन लेते हैं। अगर हम स्टडी करें कि क्रिस्टलाइन क्या होते हैं, तो ऐसे तो मैंने आपको एग्जाम्पल ही जो फिजिकल अपन किस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं वैसे तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन यदि हम स्टडी करते हैं तो यदि हम स्टडी करें तो किस तरह से हम इसकी डेफिनेशन को बना सकते हैं। तो क्रिस्टलाइन जो एलोट्रोप होते हैं, क्रिस्टलाइन एलोट्रोप जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, एक निश्चित, अब आप कह सकते हैं एक डेफिनेट सर्टेन ज्योमेट्री होती है। एक सर्टेन ज्योमेट्री के अंदर एक सर्टेन बॉन्ड एंगल होता है, और वो बॉन्ड एंगल जो होता है प्रत्येक कार्बन के बीच में सेम होता है, इक्वल होता है, कार्बन के बीच में इक्वल होता है। जिस तरह से अपन स्ट्रक्चर करते हैं, जैसे ये मान लीजिए यहाँ पे C है, फिर एक कार्बन ये इससे जुड़ा हुआ है, ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे, और ये मान लीजिए एक कार्बन से 4 कार्बन जुड़ेंगे, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसलिए इन दोनों, या फिर इससे भी 4 जुड़े हुए, इससे भी 4, इससे भी 4, इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनती है। तो इनके बीच में एक डेफिनेट एरिया होता है। किसी भी एलिमेंट यानी कार्बन से मिलकर जो बनने वाले एलोट्रोप है उनका एक डेफिनेट एरिया, डेफिनेट एक सर्टेन ज्योमेट्री होती है, और उसके अंदर जो प्रत्येक कार्बन है, एवरी कार्बन, उनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल जो होता है वो फिक्स होता है, डेफिनेट होता है। यानी इनके बीच में मान लीजिए कि 100 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, तो इन सबके बीच में भी 100 डिग्री, इसके बीच में भी 100 डिग्री, और इसके बीच में भी 100 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक डेफिनेट एरिया या एक डेफिनेट जो सर्टेन ज्योमेट्री होती है उसके अंदर जो डेफिनेट कार्बन के बीच में जो एक सर्टेन बॉन्ड एंगल होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन एलोट्रोप ऑफ कार्बन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं। अब हम क्रिस्टलाइज एलोट्रोप ऑफ कार्बन लेते हैं, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन की। तो अब ये मैं मिटा रहा हूं। तो फर्स्ट जो चीज है हमारे सामने वो है डायमंड। अब डायमंड के बारे में हम स्टडी करते हैं। आप सभी जानते हैं डायमंड होते हैं, डायमंड को किस यूज में लिया जाता है, कार्बन की डायमंड की स्ट्रक्चर क्या होती है। एक्चुअली डायमंड जो होता है वो कार्बन से ही मिलकर बना होता है। जिस तरह से कोयल होता है, तो कोयल की सरफेस पे जब चट्टानों की जो रॉक का हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पड़ता है, तो उससे जो हमारे पास डायमंड है वो सिंथेसाइज होता है। अब किस तरह से होता है तो हम आगे स्टडी करेंगे, साथ में हम डायमंड को किस तरह से बनाते हैं, डायमंड के यूज क्या क्या है, और डायमंड की स्ट्रक्चर कैसी होती है, साथ में डायमंड का बॉन्ड एंगल, डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट, ये सारी चीज़ें जो भी है हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डायमंड।
तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल डायमंड जो होता है, वो डायमंड जो होता है, तो अब उसमें अपन क्या, डायमंड हमें कहाँ से मिलता है, तो सबसे पहले तो हम उसके सोर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो डायमंड जो होता है, जो कॉइल की जो लेयर रहती है, यानी हमने देखा है कि हमने सुना था पहले कि बिग बैंग थ्योरी देखी हमने हमने विटल फोर्स थ्योरी देखी, हमने उसमें देखा कि जो हमारे पास अर्थ होती है, अर्थ के अंदर पहले बहुत समय पहले अपन ये कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स जो है वो अर्थ के अंदर दब चुके हैं। जैसे पेड़ पौधे हैं, हमारे पास कोयल है, हमारे पास चट्टानें हैं, वो सभी भूगर्भ के अंदर है। तो उनके ऊपर जो जब रॉक का जो प्रेशर पड़ता है, और रॉक के प्रेशर के कारण फिर अंदर जो हमारी अर्थ की जो वार्म है, अर्थ की जो हमारे पास हीट है, उसकी वजह से टेम्परेचर हाई होने की वजह से और प्रेशर हाई होने की वजह से जो कोयल की जो लेयर होती है, यानी कोयल की लेयर जो हमारे अर्थ के अंदर है, उस कोयल की लेयर पे जब रॉक का उस कोयल की लेयर पर जब रॉक का हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पड़ता है, हाई प्रेशर जब पड़ता है, तब हमारे सामने जो बन के आता है वो आता है डायमंड। डायमंड। और इस वजह से जब इसके ऊपर हाई प्रेशर पड़ता है, तो कोयल की लेयर के ऊपर जब रॉक का हाई प्रेशर पड़ता है, तो उसकी वजह से ये जो डायमंड होता है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ट्रांसपेरेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, हम इसे कैसे बना सकते हैं? तो हमारे पास यदि कोई प्योर कार्बन है, प्योर अगर हमारे पास कोई कार्बन है, कोई प्योर कार्बन है, तो उस प्योर कार्बन को हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और यदि हाई प्रेशर देंगे, और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर देने के बाद जब उसको उपचारित किया जाएगा, यानी जब उसको सब्जेक्टिंग किया जाएगा, सब्जेक्टिंग का मतलब जब उसको सिंथेसिस किया जाएगा, तो हीरे का सिंथेसिस हो जाएगा, हमारे पास जो हीरा है वो बनके तैयार हो जाएगा। यानी प्योर कार्बन के ऊपर यदि हम हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर देंगे, प्योर कार्बन को यदि हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर देंगे करके उसको अगर यदि सब्जेक्टिंग किया गया, तो उसके बाद हमारे पास सामने क्या आता है? डायमंड। और डायमंड सिंथेसिस हो जाता है। तो इन दो मेथड से डायमंड हमारे पास नेचर के अंदर अवेलेबल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो नेचुरली हमारे पास अवेलेबल होता है, तो वो कोयल लेयर जो होती है, कोयल लेयर के ऊपर रॉक का जब हाई प्रेशर पड़ता है, तो उसकी वजह से जो डायमंड है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। और तो वो है क्या एक्चुअली? कोयल क्या है? कोयल हमारे पास कार्बन है, और उसी के ऊपर जब हाई प्रेशर पड़ता है रॉक का, तो उससे हमें डायमंड मिलता है। नेक्स्ट, यदि अगर प्योर कार्बन को हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर दिया जाए, तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर देके सब्जेक्टिंग किया जाए, यानी उसको सिंथेसिस किया जाए, तो हमारे पास डायमंड अवेलेबल होता है, डायमंड बनता है। नेक्स्ट, यदि अगर डायमंड के बारे में और स्टडी करते हैं, तो सबसे पहले देखिएगा कि डायमंड जो होता है उसमें बना हुआ किससे? कार्बन से। यानी स्ट्रक्चर कैसी बनेगी उसकी? कार्बन से ही बनेगी। अब कितने कार्बन होते हैं, तो वो तो डायमंड की स्ट्रक्चर, डायमंड की शेप के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितने कार्बन होंगे। लेकिन कार्बन किस स्ट्रक्चर में होंगे, ये हम स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि डायमंड के अंदर एक कार्बन जो होता है वो 4 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। फिर ये वाला जो कार्बन है वो 4 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। ये इस तरह से हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट हम ऐसे भी कर सकते हैं स्टडी। तो एक कार्बन जो होता है वो 4 कार्बनों से जुड़ा हुआ रहता है। स्ट्रक्चर आप कितनी भी बड़ी बना सकते हैं। तो इसके बीच में कहीं भी ये जो स्ट्रक्चर जो हमारे सामने बनती है, वो स्ट्रक्चर जो होती है कि इस डायमंड के अंदर एक कार्बन जो होता है वो 4 अन्य कार्बनों से जुड़ा हुआ रहता है, 4 दूसरे कार्बनों से जुड़ा हुआ रहता है। इस कारण इसकी जो स्ट्रक्चर बनती है वो हमारे पास एकदम कह सकते हैं स्ट्रेंथ होती है, काफ़ी ज़्यादा ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो 3D होती है, 3 डायमेंशन में बनती है। और कैसी बनती है? तो ये देखिए, एक कार्बन 4 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसकी स्ट्रक्चर जो है वो टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रॉन की इसकी स्ट्रक्चर जो है वो बनती है, टेट्राहेड्रल की इसकी स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है। क्योंकि एक कार्बन 4 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, बीच में कहीं ब्लैंक नहीं होता है। ब्लैंक का मतलब ये है कि कोई भी स्थान, कोई भी स्पेस इसके अंदर खाली नहीं होता है, ब्लैंक नहीं होता है। इस कारण इसमें एक कार्बन जो है वो 4 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो 3D डायमेंशन में होती है और साथ में टेट्राहेड्रल होती है।
नेक्स्ट यदि स्टडी करें तो ये कार्बन का सबसे प्योरेस्ट यानी सबसे शुद्ध, जिसको अपन सबसे प्योर कह सकते हैं, तो कार्बन का सबसे प्योर फॉर्म होती है डायमंड। तो डायमंड से ज़्यादा प्योर कोई हो नहीं सकता। कार्बन का सबसे प्योर जो हमारे पास फॉर्म है, प्योरेस्ट फॉर्म है, वो हमारे पास क्या है, डायमंड। ठीक है, नेक्स्ट स्टडी करते हैं हम कि कार्बन और कार्बन, ये देखिए ये कार्बन है और ये जो हमारे पास कार्बन है, इस कार्बन और कार्बन के बीच की जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होती है, वो डिस्टेंस जो होती है जिसको अपन बॉन्ड डिस्टेंस कह सकते हैं, तो वो होती है 1.54 एंगस्ट्रॉन। 1.54 एंगस्ट्रॉन यानी एक एंगस्ट्रॉन के अंदर यदि हमसे पूछा जाए कि एक एंगस्ट्रॉन के अंदर कितनी डिस्टेंस होती है, तो 10⁻⁻10 मीटर, जिसको हम फिजिकल विजुलाइज नहीं कर सकते क्योंकि 10⁻10 मीटर है। तो एक एंगस्ट्रॉन के अंदर कितना होता है, 10⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉन के अंदर 10⁻10 मीटर होता है। और कार्बन डायमंड के अंदर कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड की डिस्टेंस कितनी होती है, तो ये देखिए 1.54 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं अब कार्बन के बारे में। अब इसकी स्टडी करते हैं डायमंड के बारे में कि डायमंड इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है। तो डायमंड के अंदर आप देखिए कि इलेक्ट्रिसिटी कब फ्लो होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी को अगर देखा जाए, इलेक्ट्रिसिटी कब फ्लो होती है, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो। जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो या हमारे पास फ्री स्पेस हो, तो इलेक्ट्रॉन उसमें मोशन करते हैं, होल मोशन करते हैं, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो होता है। तो आप यहाँ पे देखिए कि ये जो कार्बन की स्ट्रक्चर हमने बना रखी है इस तरह से, तो इसमें कहीं पे भी देखिए कार्बन की कोई भी वैलेंसी हमारे पास इनकम्प्लीट नहीं है, यानी कार्बन की सभी वैलेंसी हमारे पास कंप्लीट है। इसलिए यहाँ पे कोई फ्री स्पेस नहीं होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन मोशन नहीं कर सकता। तो इसलिए इसमें कोई, ये जो डायमंड होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, बेड कंडक्टर। डायमंड जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का बेड कंडक्टर होता है। नेक्स्ट अगर यदि हम स्टडी करें तो ये जो हमारे पास डायमंड है, उस डायमंड के बीच में, डायमंड जो है वो डायमंड में जो कार्बन कार्बन जो होता है, इनकी सबकी स्ट्रक्चर, सबकी वैलेंसी सेटिस्फाई होती है। इसलिए इसमें 3D ज्यामिति, 3D जो है वो ज्योमेट्री बनती है हमारे पास 3D डायमेंशन में। फिर इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। और साथ ही अगर यदि देखा जाए कि इनके बीच में जो ये बॉन्ड बन रहा है, तो वो बॉन्ड किस टाइप का होता है, तो ये बॉन्ड जो होता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है, जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग होता है। और इसी वजह से ये जो हीरा है हमारे पास, जो डायमंड है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग होता है। और अब तक जितने भी अपने पास, आप ये कह सकते हैं कि अब तक जितने भी एलिमेंट कंपाउंड हमें मिले हैं, उनमें से जो हीरा है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर यदि हम स्टडी करें तो यदि जैसे हमारे पास कोई डायमंड है, अगर उस डायमंड को पिघलाया जाए, यानी उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, यानी डायमंड को कितना टेम्परेचर दे जिससे ये अपना पिघल सकता है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप कितना, किसी भी कंपाउंड एलिमेंट को आप कितना टेम्परेचर देंगे जिससे वो पिघलना चालू हो जाए, तो ये वो उसका कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट। तो यदि हम कार्बन के मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, सॉरी डायमंड के मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, तो कार्बन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 3843 केल्विन होता है। और आप सभी जानते हैं एक केल्विन के अंदर कितना होता है, 273 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि कार्बन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो, सॉरी डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो 3843 केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम स्टडी करते हैं तो कार्बन का यूज क्या क्या है, तो कार्बन के यूजेस के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो देखिए यूज, सबसे इंपॉर्टेंट यूज है और सबसे वो घिसे पीटे यूज है, यानी आपको लास्ट ईयर क्लासों के अंदर भी आपने इसके बारे में स्टडी की होगी, तो यही यूज आपने, यही जो यूजेस है डायमंड के, ये आपने पढ़े होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है कि डायमंड जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, यानी जिसको आसानी से अपन ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि उसका आप देखिए मेल्टिंग पॉइंट भी इतना होता है, इतना हाई टेम्परेचर अपन दे नहीं सकते। तो इसलिए ये जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसका यूज़ जो किया जाता है, देखिए आप सबसे पहले तो जो अर्थ से जब ये कोयल के ऊपर जब रॉक का हाई प्रेशर पड़ता है, तो उसके बाद हमारे पास कोयला जो, ये डायमंड जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए जब हमारे पास कांच है, कोई भी कांच है, कोई भी मिरर है या कोई भी ग्लास है, उस ग्लास को, और जो हमारे पास रॉक होती है उसको काटने के लिए, रॉक को, स्टोन को काटने के लिए इसका यूज़ किया जाता है डायमंड का। यानी किसको, तो ग्लास, रॉक और स्टोन को काटने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एक्चुअली उसमें डायमंड का यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि डायमंड तो ऑलरेडी बहुत महंगा होता है, बहुत कॉस्टली होता है।
तो डायमंड का यूज़ नहीं किया जाता। आप सब ने देखा होगा जैसे हमारे पास इस तरह से कोई स्टोन है, अगर उसको ऐसे काटा जाता है मशीन से, तो एक्चुअली उसके ऊपर एक पत्ती सी होती है। आपने देखा होगा एक गोल राउंड सर्कल होता है, तो वो जो सर्कल होता है हमारे पास, वो जो राउंड शेप में जो हमारे पास पत्ती होती है, चकती जो होती है, उसकी जो सिरों पे क्या होता है कि जिस तरह से हम अर्थ से जब ये डायमंड निकालते हैं, आपने देखा होगा जब लकड़ी को काटा जाता है तो उसमें से बुरादा निकलता है। इसी तरह से जब डायमंड जब बनाया जाता है, जब इसको सिंथेटिस किया जाता है, तो वहाँ से डायमंड के कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं, जिसको अपन वेस्टेज डायमंड कह सकते हैं, यानी उसका कोई यूज़ नहीं होता है। उस डायमंड को मेल्टिंग पॉइंट पे उसको पिघला कर और उन पत्तियों के साथ ऐड कर दिया जाता है, उस राउंड चकती के साथ ऐड कर दिया जाता है, और फिर जब किसी ऑब्जेक्ट को काटा जाता है, जिस तरह से ग्लास को काट रहे हैं, स्टोन को काट रहे हैं, रॉक को काट रहे हैं, तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो इसका यूज़ है वो है इसका फोनोग्राम। नेक्स्ट जो इसका यूज़ है वो है फोनोग्राम की जो निडल होती है, निडल ऑफ फोनोग्राम। देखिए फोनोग्राम की जो निडल होती है तो वो बनाने के लिए डायमंड का यूज़ किया जाता है। तो अब सबसे पहले देखिए फोनोग्राम क्या होता है, उसकी निडल में ये किस तरह से उपयोगी है हमारे लिए। तो वो देखिए कि फोनोग्राम एक्चुअली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, किसी की भी वॉइस को राइटिंग कर सकते हैं। जिसे आपने देखा होगा बिल्ली बोलती है म्याऊं, तो अब ये जो म्याऊं वाली जो वॉइस है, इस वॉइस को किस तरह से राइट किया जाए। राइट का मतलब ये है कि एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं, जिससे उस जो ऑपरेटर्स होता है उस ऑपरेटर से किसी भी ऑब्जेक्ट की वॉइस को रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड तो एक्चुअली अलग है, जैसे बिल्ली बोल रही है उसके पास में रिकॉर्डर रख दो, रिकॉर्डिंग हो जाएगी, नहीं। लेकिन उसकी वॉइस को हम लिख कैसे सकते हैं, यानी जो आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े सिंगर होते हैं उनके सामने एक कागज होता है, कोई चीज़ लिखी हुई नहीं होती है, तो उन्हें सिर्फ केवल उन संकेतों के आधार पर, उन सिग्नल के आधार पर बोलना होता है कि कहाँ उनको अप जाना है, कहाँ उनको डाउन जाना है। तो वो जो वॉइस का जो राइटिंग किया जाता है, वॉइस राइटिंग, वो फोनोग्राम के माध्यम से होता है। और उसकी जो नीडल होती है वो नीडल डायमंड की बनी होती है, जिसकी वजह से वो आसानी से जो वो वॉइस है, वो वॉइस के वर्ड जो है वो काफ़ी अच्छी तरह से राइट हो पाए, ठीक है, जिसको हम रिटर्न में लिख पाए। नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट वाला जो इसका यूजेस है उस तो आप सभी जानते हैं। ज्वेलरी के अंदर, यानी ज्वेलरी के अंदर जितने भी सारे हमारे पास ज्वेलरी होती है उसके अंदर डायमंड का यूज़ किया जाता है। इस तरह से हमारे ये जो डायमंड का टॉपिक था ये पूरी तरह से कंप्लीट। तो आइए एक बार और हम डायमंड के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो डायमंड होता है वो डायमंड को कैसे हम सिंथेटिस कर सकते हैं। तो हमारे पास कोई भी यदि प्योर कार्बन है, उस प्योर कार्बन को यदि हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर दिया जाए, तो टेम्परेचर करने के बाद जब उसको सब्जेक्टिंग किया जाए तो हमारे पास डायमंड का सिंथेसिस हो जाता है। उसके बाद यदि जैसे नेचर के अंदर जो हमारे पास डायमंड है वो किस तरह से ट्रांसपेरेंट होता है, तो जब हमारे पास कोई भी कोयल होता है, कोयल की जो लेयर होती है उसके ऊपर जब हमारे पास रॉक का जो हाई प्रेशर पड़ता है, उसकी वजह से जो हमारे पास डायमंड है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। नेक्स्ट स्टडी करते हैं। तो डायमंड की जो स्ट्रक्चर होती है वो हमारे पास कैसी होती है, 3D डायमेंशन में होती है और टेट्राहेड्रल होती है, क्योंकि इसमें एक कार्बन जो होता है वो 4 अन्य कार्बन से जुड़ा होता है और इसमें कोई फ्री स्पेस नहीं होता है। इसलिए ये जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का बेड कंडक्टर होता है। यदि हम अगर इस डायमंड की बात करें तो डायमंड जो होता है वो कार्बन का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होती है। साथ में डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 3843 केल्विन होता है, यानी इसके बाद अगर यदि और ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाए तो ये पिघलना चालू हो जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड डिस्टेंस होती है सॉरी, वो 1.54 एंगस्ट्रॉन होती है। एक एंगस्ट्रॉन के अंदर 10⁻⁻10 मीटर होती है। साथ में यदि स्टडी की जाए तो कार्बन जो के यूजेस क्या क्या होते हैं, सॉरी ग्रेफाइट के यूजेस डायमंड के यूजेस क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट यूजेस जो होता है वो ग्लास, रॉक और जो स्टोन होता है उनको कटिंग करने में यूज़ आता है। साथ में ये फोनोग्राम के निडल बनाने में काम आता है और साथ में आप ज्वेलरी के रूप में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास पूरा डायमंड का टॉपिक। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं ग्रेफाइट के बारे में। चलिए नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं ग्रेफाइट के बारे में। तो देखिए ग्रेफाइट क्या होता है। सबसे पहले हमने डायमंड की स्टडी कर दी, अब हम ग्रेफाइट के बारे में स्टडी करेंगे। तो ग्रेफाइट जो होता है वो लैटिन लैंग्वेज के
लैटिन जो लैंग्वेज होती है उस लैटिन लैंग्वेज के ग्रेफो वर्ड से मिलकर बनता है। लैटिन लैंग्वेज के ग्रेफो जो वर्ड होता है उससे मिलकर बनता है, जिसका अर्थ ये होता है कि लिखना, यानी लिखना का मतलब राइट करना। तो राइटिंग जो होता है यानी हमारे जो लिखने वाली जो पेंसिल होती है उस पेंसिल के अंदर क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। ठीक है, एक चीज़ तो आपको ये याद रखनी है, अगर पूछा जाए इसका यूज़ कि ग्रेफाइट का यूज़ हमारे डेली लाइफ में कहाँ होता है, तो पेंसिल में इस ग्रेफाइट का यूज़ होता है। नेक्स्ट, यदि हम ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करें तो देखिए ग्रेफाइट की जो स्ट्रक्चर होती है उस ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है कि एक कार्बन जो होता है वो 3 दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है, एक कार्बन जो होता है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है, यानी इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो कंप्लीट नहीं होती है। यानी ये जो कार्बन है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, यानी एक जो कार्बन है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। इस तरह से, और जो इसकी स्ट्रक्चर है हम इसकी स्ट्रक्चर को आसानी से बना सकते हैं। आपकी बुक के अंदर इसकी स्ट्रक्चर दे रखी है कि एक जो कार्बन होता है वो एक कार्बन जो होता है वो दूसरा कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। अब कैसे जुड़ा हुआ रहता है तो वो आप देखिएगा, ये जो है ये यहाँ से ले लीजिए आप। ठीक है, फिर ये जो कार्बन होता है वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ, फिर ये जो कार्बन होता है वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ, इस तरह से ये वापस ये स्ट्रक्चर आगे से आगे की ओर बनती है। तो अब आप इसमें देखिए कि एक कार्बन जो होता है, जैसे ये वाला कार्बन ले लीजिए, तो ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है, 1 2 और 3, यानी एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। इसलिए इसके अंदर फ्रीली जो स्पेस है वो पाया जाता है, यानी फ्री स्पेस पाया जाता है। तो फ्री स्पेस पाया जाता है, इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। फ्रीली स्पेस पाया जाता है इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। और डायमंड जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, क्योंकि उसके अंदर फ्रीली स्पेस नहीं पाया जाता। अच्छा, तो अब ये जब इसके अंदर फ्रीली स्पेस पाया जाता है तो ये स्टेबल कैसे होता है, तो आप देखिए ये जो इसकी स्ट्रक्चर बनी है, ये स्ट्रक्चर इसकी बनती है हेक्सागोनल। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो हेक्सागोनल होती है। एक कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है, और ये जो हमारे पास एक लेयर है, ऐसी कैसी लेयर एक नीचे होती है, इस तरह से। ये अब ये जो लेयर होती है, ये लेयर में एक कार्बन एक दूसरे कार्बन से जुड़े हुए रहते हैं। तो ये जो लेयर होती है, इन लेयर के बीच में एक कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है, और डबल बॉन्ड जो पाया जाता है वो ही इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करता है। इस कारण ये नेचर के अंदर स्टेबल होता है। नेक्स्ट, यदि हम स्टडी करें तो कार्बन की जो ग्रेफाइट की जो स्ट्रक्चर होती है वो स्ट्रक्चर हमारे पास कौन सी होती है, तो हेक्सागोनल होती है। ठीक है, इसमें फ्री स्पेस पाया जाता है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का ये क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। नेक्स्ट, यदि अगर हम इसकी बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होता है, काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी होता है, और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होता है। इस कारण ये एक दूसरे के ऊपर फिसल सकती है, ये जो लेयर होती है वो एक दूसरे के ऊपर फिसल सकती है। तो फिसलने की वजह से इसका जो यूज़ होता है वो हम लुब्रिकेंट के रूज में इसका जो यूज़ होता है वो हम लुब्रिकेंट के रूप में करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो फ्रिक्शन होता है वो काफ़ी कम कर सकता है, इस कारण इसका यूज़ करते हैं हम। और यदि हम इसके बारे में और स्टडी करें तो ये सबसे ज़्यादा ये जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है, काफ़ी स्मूथ होता है, ब्लैक कलर का और स्मूथ होता है। साथ में ये जो होता है हमारे पास स्लिपरी होता है, और यदि और अध्ययन किया जाए तो ये हमारे पास शाइनी होता है, यानी शाइनी। आपने देखा होगा पेंसिल की जो नोक होती है वो पेंसिल की नोक काफ़ी ज़्यादा शाइनी होती है। तो इसकी जो जिस तरह से इसकी प्रॉपर्टी थी, हमने इसकी प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन किया कि जो ग्रेफाइट होता है वो लैटिन लैंग्वेज के ग्रेफो वर्ड से मिलकर बनता होता है, जिसका अर्थ होता है लिखना, यानी पेंसिल, जो लिखने की पेंसिल होती है उसमें ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, यदि इसकी स्ट्रक्चर को देखा जाए तो इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो हेक्सागोनल होती है, और साथ में इसमें फ्री स्पेस पाया जाता है। एक कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए फ्री स्पेस पाया जाता है। इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, ताकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मोशन कर पाए। नेक्स्ट, इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए इसकी 2 लेयर के बीच में एक कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है, जो इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करता है, सेटिस्फाई करता है। इस वजह से ये नेचर के अंदर स्टेबल है। साथ में यह ब्लैक कलर का होता है, स्मूथ होता है और शाइनी होता है।
नेक्स्ट यदि हम इसके यूजेस के बारे में देखा जाए, ठीक है, इसके यूजेस कैसे होते हैं, चलिए आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि इसमें जो एक लेयर होती है, उस एक लेयर में जो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड डिस्टेंस होती है, ये जो बॉन्ड डिस्टेंस, ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकेंड लेयर। तो फर्स्ट लेयर में कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड डिस्टेंस होती है वो 141.5 पिकोमीटर होती है। इस पीएम को हम पिकोमीटर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, और ये जो स्ट्रक्चर है, यानी एक लेयर के कार्बन से दूसरे लेयर के जो कार्बन के बीच में जो स्ट्रक्चर होती है, जो बॉन्ड डिस्टेंस होती है, वो बॉन्ड डिस्टेंस 340 पीएम होती है, पिकोमीटर होती है, ठीक है। नेक्स्ट, यदि इसके यूजेस के बारे में हम स्टडी करें तो ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट का यूज क्या होता है, एक तो पेंसिल के अंदर, इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट, इसका यूज जो किया जाता है वो लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है, क्योंकि ये काफी ज्यादा स्मूथ और स्लिपरी होता है, इसलिए इसका जो यूज है वो लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट, इसका एक और यूज कहाँ किया जाता है, तो इलेक्ट्रोड बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट इसका यूज है, इलेक्ट्रोड बनाने में इसका यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोड कैसे बनते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक कोई भी पात्र है, इस पात्र के अंदर मान लीजिए हमने कोई भी AgNO3 या हमारे पास मान लीजिए ये कॉपर सल्फेट या हमने कोई भी विलियन ले लिया, उस विलियन के अंदर यदि हमें कोई हमारे इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करना है, तो फ्लो करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रोड होने चाहिए, जिसको हम एनोड और कैथोड कहते हैं। तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोड, ये जो है ये पॉजिटिव, और ये जो हमारे पास जो नेगेटिव है, ये दोनों जो इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड बनाने के लिए इस ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। यानी ग्रेफाइट से भी इलेक्ट्रोड बनाते हैं, यूज़ करें या ना करें वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ग्रेफाइट से भी इलेक्ट्रोड बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, ये बात यदि हम बात करें तो लोहे की जो अपने पास वस्तु होती है, यानी जितने भी आयरन के ऑब्जेक्ट होते हैं उनके ऊपर जो पॉलिश की जाती है, वो आयरन के ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉलिश करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, हमारे पास जो न्यूक्लियर यानी एटॉमिक जो न्यूक्लियर होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा मंदक के रूप में, एटॉमिक न्यूक्लियर जो होता है उसके अंदर मंदक के रूप में इसका यूज़ किया जाता है, यानी मॉडरेटर के रूप में। न्यूक्लियर जो एटॉमिक रिएक्टर होता है उसके अंदर मॉडरेटर के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे पास इस तरह से एटॉमिक न्यूक्लियर एटॉमिक रिएक्टर होता है, इस तरह से। उसके अंदर क्या होता है कि हम काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट लेते हैं, और एलिमेंट जो लेते हैं वो काफ़ी ज़्यादा विस्फोटक लेते हैं, जिस तरह से हम इसके अंदर यूरेनियम का यूज़ करते हैं। यानी एटम बम बनाने के लिए हम यूरेनियम का यूज़ करते हैं। यूरेनियम 92 नंबर पे, एटॉमिक नंबर है इसका 92, तो यूरेनियम को यूज़ करते हैं। प्लेटिनम वगैरह इनको भी यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारे पास हाइड्रोजन बम बनते हैं उसमें हाइड्रोजन गैस को यूज़ किया जाता है। तो हमारे पास जब ये एटॉमिक बम होता है तो जो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर होती है उसके अंदर यूरेनियम को तोड़ा जाता है, और यूरेनियम को तोड़ने के बाद जो उससे एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी से एटॉमिक बम बनाया जाता है, एटम बम बनाया जाता है। तो अब जब आप देखिए कि यहाँ पे जब हमने यूरेनियम के कंटेंट रखे हुए हैं, उस यूरेनियम के कंटेंट के ऊपर न्यूट्रॉन की बौछार करवाई जाती है। न्यूट्रॉन की जब बौछार करवाएंगे तो इससे ये जो रिएक्शन है वो धीरे धीरे स्टार्ट होती है। अब जब ये रिएक्शन स्टार्ट होती है तो उसमें यूरेनियम के जो एटम होते हैं वो आपस में एक दूसरे के टकराते हैं, और टकराने से एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी इतनी मात्रा में रिलीज होती है कि कभी कभी हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। तो जब हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते तो उस रिएक्शन को कम करने के लिए हम मॉडरेटर यूज़ करते हैं। उस मॉडरेटर के रूप में ग्रेफाइट की छड़ों का उपयोग किया जाता है। यानी ग्रेफाइट की जो छड़ होती है, स्टिक्स जो होती है, उससे उसकी रिएक्शन को, क्योंकि हम इसको बंद तो नहीं कर सकते एक बार चालू करने के बाद, तो हम इसकी जो स्पीड होती है उसको कम कर सकते हैं। तो ग्रेफाइट का मॉडरेटर के रूप में यूज़ किया जाता है उसकी स्टिक को। साथ में हम जो हमारे पास एक हैवी वाटर होता है, हैवी वाटर का मतलब ये होता है जो भारी जो जल होता है उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं इसके साथ एटॉमिक रिएक्टर के अंदर, ठीक है। तो किस तरह से न्यूक्लियर एटॉमिक रिएक्टर के अंदर मॉडरेटर के रूप में ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है वो मैंने आपको बता दिया है इस में, ठीक है। तो इस तरह से एटॉम जो बम होता है उसका निर्माण होता है। तो ये जो पूरा टॉपिक था हमारे सामने, कौन सा, ग्रेफाइट। तो ये ग्रेफाइट आपका कंप्लीट। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ग्रेफाइट से रिलेटेड या डायमंड से रिलेटेड जो भी डाउट है उसको क्लियर करेंगे। नेक्स्ट अब हम फुलरिन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हम फुलरिन। अब फुलरिन क्या होता है। आइए अब हम नेक्स्ट जो एलोट्रोप है कार्बन का, फुलरिन, उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो देखिए जो फुलरिन है, अब ये फुलरिन कैसा होता है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, कितने टाइप्स का फुलरिन होता है, तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो फुलरिन की जो सबसे पहले स्ट्रक्चर जो होती वो लाइक एज
फुटबॉल की तरह होती है, फुटबॉल की तरह। और ये जो फुलरिन है इसकी जो डिस्कवरी थी वो डिस्कवरी अमेरिका का जो एक फेमस आर्किटेक्ट था, अमेरिका का एक फेमस आर्किटेक्ट था जिसका नाम था बकमिनिस्टर फुलर। बकमिनिस्टर फुलर ने इसकी डिस्कवरी की थी, इसलिए इसके नाम के आधार पे ही, फुलर के आधार पे इसका नाम जो है वो फुलरिन रखा गया। यदि हम फुलरिन की स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं कि फुलरिन में कितने कार्बन होते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि कार्बन 60 यानी फुलरिन के अंदर कार्बन 60 या कार्बन 70 वाले तो होते ही है, इससे ज़्यादा भी कार्बन की जो एलिमेंट होते हैं उनके बारे में भी कार्बन की जो संख्या होती है वो 60 या 70 होती है और इससे ज़्यादा भी होती है। यानी फुलरिन के अंदर कार्बन कितने होते हैं, तो 60, 70 और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और नेक्स्ट यदि हम स्टडी करते हैं तो जो कार्बन जो 16 वाला जो फुलरिन होता है, कार्बन 16 वाला जो फुलरिन है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, सबसे ज़्यादा स्थायी होता है। और इसकी खोज, और जो ये हमारा बकमिनिस्टर फुलरिन है इसी ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसको बकी बॉल भी कहा जाता है। यानी हम स्टडी करते हैं फुलरिन के बारे में, तो फुलरिन जो होता है, फुलरिन की स्ट्रक्चर जो होती है, जो उसकी ज्योमेट्री होती है वो फुटबॉल की तरह होती है। और अमेरिका का जो एक फेमस आर्किटेक्ट जो था हमारा बकमिनिस्टर फुलर, उसने इसकी डिस्कवरी की थी, इसलिए इसके नाम के आधार पर ही इसका नाम फुलरिन रखा गया, फुलर के आधार पर। और इसमें जो कार्बन की संख्या होती है फुलरिन में वो 60, 70 और इससे अबव भी हो सकती है। लेकिन कार्बन जो 60 वाला जो होता है उसके वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है और इससे इसकी खोज बकमिनिस्टर फुलर ने की थी, इसलिए इसे बकी बॉल भी कहा जाता है। नेक्स्ट यदि हम स्टडी करें तो कार्बन जो 60 की जो स्ट्रक्चर होती है, यानी कार्बन 60 की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर टोटल 32 पॉलीगॉन्स होते हैं, टोटल 32 पॉलीगॉन्स होते हैं, जिसमें से जो 20 पॉलीगॉन्स जो होते हैं, 20 जो पॉलीगॉन्स होते हैं वो हमारे पास हेक्सागोनल होते हैं। हेक्सागोन होते हैं। और इसमें से 32 में से जो बचे हमारे पास 12 जो पॉलीगॉन्स होते हैं, वो 12 पॉलीगॉन्स जो होते हैं वो हमारे पास पेंटागोन्स होते हैं। यानी जो इनकी स्ट्रक्चर होती है वो इस तरह से होती है कि कार्बन जो 60 जो सबसे स्टेबल होता है जिसको बक्की बॉल कहा जाता है, उसमें से 32 पॉलीगॉन्स टोटल होते हैं इसकी स्ट्रक्चर में। और उसमें से 20 जो पॉलीगॉन्स होते हैं वो हेक्सागोन होते हैं और जो 12 पॉलीगॉन्स जो होते हैं वो पेंटागोन होते हैं। ठीक है, ये सॉरी पेंटागोन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम यदि स्टडी करें तो कार्बन जो 16 वाला जो एलोट्रोप होता है, यानी कार्बन 16 वाला जो फुलरिन है, जो कार्बन का एलोट्रोप है, वो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का बेड कंडक्टर होता है इसके अंदर। क्योंकि एक कार्बन जो होता है वो 4 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है, इसके अंदर भी फ्री स्पेस नहीं पाया जाता है, इसलिए एक जो इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो बेड कंडक्टर होता है। नेक्स्ट यदि हम स्टडी करें तो इसमें जो कार्बन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है, कार्बन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है, ये जो बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड लेंथ जो होती है वो 1.40 एंगस्ट्रॉन होती है, 1.40 एंगस्ट्रॉन, जबकि डायमंड की कितनी थी 1.54 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। साथ में ये जो डम शेप्ड होता है, ये जो हमारे पास फुलरिन है वो डम शेप्ड होता है, जिस तरह से आपने देखा होगा गुंबद की तरह, गोल जो गुंबद होते हैं उस गुंबद की तरह ये डम्ड शेप्ड होता है, जिससे मंदिर के ऊपर जो गुंबद बने हुए होते हैं उनकी शेप का होता है, इसलिए इसको डम्ब शेप्ड कहते हैं। नेक्स्ट यदि इसके यूजेस की बात की जाए तो इसके यूज़ कहाँ किए जाते हैं, जो हमारे तो यूज़ इसके सबसे ज़्यादा कम ही इसके यूज़ है। तो इसका जो यूज़ है वो यूज़ सबसे पहले जो हमारे पास नेचुरल जितने भी सारी नेचुरल गैसें होती है उनके प्यूरिफिकेशन में इसका फुलरिन का यूज़ किया जाता है। नेचुरल गैसेस जो होती है उनके प्यूरिफिकेशन में, नेचुरल गैसों के प्यूरिफिकेशन में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो इसका यूज़ है वो है मोलेकुलर जो हमारे पास बियरिंग होती है, बियरिंग में इसका यूज़ किया जाता है। मोलेकुलर बियरिंग में इसका यूज़ किया जाता है, यानी जब हमारे पास कोई भी दो मोलेकुलर को आपस में ऐड करना हो, जब आपस में उसको जोड़ना हो, यानी एक दूसरे के ऊपर वो स्मूथ ना हो, फिसले नहीं, और उनको यदि अरेंज करना हो तो उसमें फुलरिन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो फुलरिन का यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फुलरिन जो है
वो हाई टेम्परेचर पे भी फुलरिन जो है वो हाई टेम्परेचर पर भी सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। यानी अगर इसको ज़्यादा टेम्परेचर भी दिया जाए फुलरिन को, तो फुलरिन को ज़्यादा टेम्परेचर देने के बाद भी ये सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। इसलिए इसका काफ़ी ज़्यादा टेक्निकली यूज़ होता है कार्बन की चीज़ों में। यानी कार्बन से बनने वाले जो एलिमेंट होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा टेक्निकली यूज़ होता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट जो होते हैं वो अपने प्रॉपर्टी को खो देते हैं हाई टेम्परेचर पे। जब उन्हें हाई टेम्परेचर दिया जाता है तो कभी कभी वो बेड कंडक्टर हो जाते हैं, कभी कभी गुड कंडक्टर हो जाते हैं। जिस तरह से हमारे पास सेमी कंडक्टर होते हैं, तो वो जब उनको टेम्परेचर दिया जाता है और ज़्यादा टेम्परेचर देने के बाद उनकी कंडक्टिसिटी जो होती है, उनकी इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो जीरो हो जाती है। तो कई सारे ऐसे एलिमेंट हमारे पास अर्थ पे है ऐसे मौजूद, जिनको अगर यदि हाई टेम्परेचर दिया जाए तो उनकी प्रॉपर्टी तक वो खो देते हैं। लेकिन ये फुलरिन की ऐसी प्रॉपर्टी है कि इसको हाई टेम्परेचर पे ये सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। इसलिए टेक्निकली रूप से कार्बन का ये एलोट्रोप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये हमने स्टडी की फुलरिन के बारे में। तो इस तरह से हमारे कार्बन के जितने भी एलोट्रोप थे, ग्रेफाइट, फुलरिन, डायमंड, उन सब के बारे में हमने स्टडी कर ली है। चलिए, ओके, बाय, थैंक यू।